अच्छा भैया, आज हम ये देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ वी नो कि एटम में इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। तो 18 1870s में एक साइंटिस्ट थे, विलियम क्रूक्स। उनके एक्सपेरिमेंट या उनके सेटअप के की हेल्प लेंगे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। और 1870s में ही एक साइंटिस्ट था, जी जे स्टूनी नाम का। जी जे स्टूनी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, सारी जो बेसिक्स हैं इस एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, विलियम क्रूक्स ने क्या किया? देखो, विलियम क्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब बेटा, मॉडर्न डेज में, आजकल के दौर में हमारी जो घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है ना, तो समझ लें डिस्चार्ज ट्यूब ट्यूबलाइट के आबाव अजदाद है। ठीक है ना? यानी कि ट्यूबलाइट जो हमारे पास है आज, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, वो ट्यूबलाइट बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब ही है। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप लोगों के आसपास कहीं ट्यूबलाइट है तो आप लोग चाहें तो उसे देख भी सकते हैं, फॉर कंसिडरिंग दिस, ताकि इस डायग्राम को आप समझ सकें। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है। मेटल की प्लेट्स, इनको कैथोड और एनोड कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये कैथोड है आपके पास और ये एनोड है। मेटल की दो प्लेट्स जिनको कैथोड एनोड कहा गया। अच्छा, वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप किस लिए लगाया गया? वैक्यूम पंप का मकसद यहाँ पर टू रिड्यूस गैस प्रेशर है। गैस के प्रेशर को रिड्यूस करना है। ठीक है, वैक्यूम पंप का मकसद। ख्याल से नजर नहीं आएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। वैक्यूम पंप का मकसद टू रिड्यूस गैस प्रेशर है। गैस के प्रेशर को कम से कम करना वैक्यूम पंप का इस काम है। अच्छा, ये जो नीचे चीज देख रहे हो, ये एक हाई वोल्टेज सोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। सही है। ये ट्यूब किस चीज की बनी हुई है? ये ट्यूब बनी हुई है बेटा ग्लास बॉडी की। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास बॉडी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉडी, ताकि आप चीजों को देख सके। और दो इसके अंदर मेटल की प्लेट्स लगाई हैं, विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड। और एक हाई वोल्टेज सोर्स से इन इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया गया है। ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया गया है। वैक्यूम पंप का इस्तेमाल यहाँ पर टू रिड्यूस गैस प्रेशर है। ठीक है। इस प्रोसेस के लिए दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या? एक तो हाई वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, कितना? हाई वोल्टेज तकरीबन 10,000 वोल्ट्स का। दूसरा, लो प्रेशर होना चाहिए। कितना? 0.1 से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक। ये बहुत कम होता है प्रेशर। ये दो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसकी समझ में आ गई। कंस्ट्रक्शन में कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
नो सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई है तो फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात है, मेरे पास एक बल्ब है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, जब मैं सर्किट को ऑन करूंगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे, बल्ब में जाएंगे। अच्छा, बल्ब में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो कर रहा है मेरे पास। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं अगर मैं इस वायर को इस जगह से काट दूं, क्या अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर पाएंगे और ये बल्ब ग्लो करेगा? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रॉन तो बल्ब में से गुजर रहे हैं, तो बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा, ये सवाल है। भाई, बल्ब में से तो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं ना, क्योंकि तार तो मैंने बल्ब के आगे से काटा है और इलेक्ट्रॉन का रास्ता तो ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं बल्ब में से, तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं वो कर रहा? हाँ, तो वो सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। वो तो है, मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। सर वो एक चक्कर तो काटेगा, लेकिन जब जैसे ही वो वापस इलेक्ट्रॉन अपनी दूसरी तरफ तो जाएंगे ना, वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे दूसरी तरफ, तो फिर बल्ब बंद हो जाएगा। सर, असल में इलेक्ट्रॉन का ना सर्किट पूरा नहीं हो रहा। यस सर। सर्किट पूरा होने का मतलब ये है सर कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपने, कोई भी अप्लायंस हमारा रन तब करता है सर जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करे। अभी जो कंडीशन है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना पूरा सर्किट कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा। भले ही इलेक्ट्रॉन यहां से बल्ब में से गुजरेगा, लेकिन सर यहाँ आ गया है गैप। और ये गैप ऐसा ही है कि एक बंदा इस पहाड़ पर खड़ा हो, और एक बंदा, और सामने एक और पहाड़ हो, बीच में बड़ी गहरी खाई हो, और बंदा यहाँ खड़ा है और बीच में कोई पुल भी नहीं है। ये तो ऐसी मिसाल है कि इलेक्ट्रॉन को वहां जाने के लिए सर किसी पुल की जरूरत है। अगर वो पुल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इस बात में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब जरा अगर यहाँ गौर करो, एक इलेक्ट्रोड है कैथोड और एक इलेक्ट्रोड है एनोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक खासा गैप नजर नहीं आ रहा आपको? यस सर। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में खासा गैप है सर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करेंगे? सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे, अब मैं वर्किंग के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। जब मैं, अच्छा, एक तो ये पहले थोड़ा सा इस वोल्टेज को क्लियर करूँ कि ये वोल्टेज कितना हो सकता है, इसको पहले अज्यूम कर लो। अक्सर आपने शायद कहीं देखा हो, अक्सर गलियों के कोने पर एक छोटी पीएमटी लगी हुई होती है। शायद आप लोगों ने कभी देखा हो। तो यस सर। वो जो छोटी पीएमटी होती है ना बेटा, उस छोटी पीएमटी का वोल्टेज होता है 10,000 वोल्ट। यानी कि हमारे, अच्छा, हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है? हमारे घरों में तो सर आमतौर पे 220 वोल्ट आता है, और वो जो छोटी पीएमटी होती है ना, वो इतना वोल्टेज जनरेट करती है। ये कितना ज्यादा है, आई थिंक अब आप लोग इसको अज्यूम कर सकते हैं, जहन बना सकते हैं कि ये वोल्टेज कितना है। ठीक है भाई? अच्छा, ओके सर। तो ये वोल्टेज इतना है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो, अब जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जब हमने सर्किट को ऑन किया तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया। फ्लो करते करते इलेक्ट्रॉन्स आए और इस कैथोड में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो गए। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन इसी कैथोड में भर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे भी कैसे? कोई कैरियर तो है ही नहीं, सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है। लेकिन मैं अब आप लोगों को बता दूं, ये जो हमने गैस रखी है ना यहाँ पर, ये गैस यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगी। ठीक है, ये गैस यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगी। इन दोनों के खला के बीच में आकर ये गैस बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराएगी बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड पे भरने लग गए और बहुत हाई वोल्टेज है तो बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई एक बात बताओ, जब हम लोग अक्सर अपने घरों में मोटर वोटर चलाते हैं तो पानी भरता है टंकी में, कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना कि टंकी भर जाती है। जब टंकी भर जाती है तो क्या होता है? पानी गिरता है, पानी फैलने लगता है। पानी सर ओवरफ्लो हो जाता है। सर बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं आप। बस ये जो ओवरफ्लो है ना बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन भी इस कैथोड में भरे चले जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि जिस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन फुल्ली लोडेड होगा, इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फुल्ली लोडेड होगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल करना, या अब एक पॉइंट आया कि भर गए, भरने के बाद जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आए वो उसकी वजह से जो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद थे वो क्या हो गए, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गए। ठीक है बेटा, वो ओवरफ्लो होना शुरू हुए। अच्छा, अब ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गए तो अब ओवरफ्लो होकर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज और भी नोटिस की होगी, जब टंकी ओवरफ्लो होती है, मतलब अपने मैक्सिमम लिमिट तक आ जाती है, उसके बाद जब ओवरफ्लो होना स्टार्ट होती है तो शुरू में जो पानी का ओवरफ्लो एक स्ट्रीम होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं भरा होता है टंकी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे अगर आप उसके बाद भी मोटर को चलाकर रखो तो पानी बहुत ज्यादा तेज स्ट्रीम से गिरने लगता है। ऐसा ही है, यस सर। पानी की जो स्ट्रीम है ना वो मुसलसल तेज होने लगती है। तो अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे से ओवरफ्लो हुए। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से ओवरफ्लो हुए तो ये कैथोड में से निकलकर ट्रेवल करना शुरू हो गए एनोड की तरफ। एक पॉइंट ऐसा आया कि कैथोड से आती हुई रेडिएशन एनोड से टकरा गई। जिस वक्त ये एनोड से टकराई उस वक्त जो है एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एक खास किस्म का ग्लो प्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं कि ट्यूबलाइट जल गई। जैसे आपने कभी एक चीज नोटिस की है बेटा वैसे, कि जब हम ट्यूबलाइट कभी जलाते हैं तो ट्यूबलाइट पहले 2 मरतबा आंख मारती है, उसके बाद तरीके से जलती है। कभी नोट किया ही है? यस सर, यस सर, बहुत ज्यादा, है ना? ज्यादातर ऑरेंज होती है। ऑरेंज होती है, कुछ भी होती है, आंख तो मारती है ना? सर नहीं। नहीं मारती? तो फिर तुम्हारे घर की ट्यूबलाइट जो है ना वो शायद कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। हमारे घर की ट्यूबलाइट तो 2 मरतबा आंख मारती है, उसके बाद जलती है भाई। पता नहीं सर, एक मतलब ही खोलो और खुल जाती है, मतलब ऐसी। तो फिर हो सकता है कि कुछ और ज्यादा मॉडिफाई हो चुकी हो। मैं थोड़ा पुराने जमाने की ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्टार्टर और हाँ कॉक मतलब और इस तरह की चीजें लगी होती हैं। या आजकल जो मॉडर्न आ रही है उसमें तो ये चीजें भी नहीं होती, मतलब इनकी भी जरूरत खत्म हो गई है। ये थोड़ा पता नहीं सर थोड़ा कौन सी। पुरानी, आज से समझ लो ज्यादा नहीं तो 5-8 साल पुरानी ट्यूबलाइट जो है। ओह अच्छा, हाँ जरूरी। ठीक है भाई, तो ऐसी ट्यूबलाइट जो है वो क्या करती हैं भाई, 2 मरतबा आंख मारती हैं, उसके बाद जलती हैं। अब ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ कि ये ट्यूबलाइट असल में आंख मारती क्यों है। जरा सा इस चीज को समझना कि ट्यूबलाइट आंख मारती क्यों है। देखो ट्यूबलाइट आंख इसलिए मारती है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस कैथोड से निकलकर एनोड पर आती है ना तो ट्यूबलाइट जलती है। तो शुरू में क्या होता है कि ये जो ओवरफ्लो होता है ना, तो ओवरफ्लो एक या दो रेडिएशंस का होता है। ये एक या दो रेडिएशंस आकर एनोड से टकराई तो ट्यूबलाइट ने 2 मरतबा आंख मारी, यानी कि वो जलबुझ जो होती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आंख मारने का मतलब ये है कि ट्यूबलाइट का जलबुझ होना। तो वो ट्यूबलाइट जो है वो 2 मरतबा जो है वो जलबुझ हो गई। सही है, ट्यूबलाइट 2 मरतबा जलबुझ हो गई। अच्छा, जितने टाइम में ये ट्यूबलाइट 2 मरतबा जलबुझ होती है ना, उतने टाइम में पीछे से ये इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन जो है ना ये कंटिन्यूस हो जाती है।
यानी कि 2 रेडिएशंस टकराई, उसके बाद मुसलसल फ्लो होने लगता है, यानी कि पानी की टंकी की तरह इसको अज्यूम करो अब थोड़ा सा, कि भाई हमने मोटर बंद नहीं की, पानी की टंकी भर गई है और हमने मोटर बंद नहीं की है, अब क्या है, फ्लो कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर शुरू में पहले एक मरतबा इंडिकेशन आती है कि भाई टंकी भर गई है, ओवरफ्लो का हल्का सा एक स्ट्रीम गिरता है, और अगर हम मोटर बंद ना करें तो वो स्ट्रीम कंटिन्यूस हो जाता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर है बेटा, कैथोड हमने इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर रोका नहीं, जब यहाँ से एक स्ट्रीम निकल गई इलेक्ट्रॉन की, एक दो स्ट्रीम जाकर एनोड से टकराई, हमारे पास लाइट जली, हमने इसको रोका नहीं, हमने सिस्टम को जारी रखा, इलेक्ट्रॉन्स पीछे से मजीद भेजते गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हम भेजते जा रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब रेडिएशन की शक्ल में क्या हो रहा है, वो एनोड की तरफ कंटिन्यूसली जा रहे हैं। तो अब जब रेडिएशंस कंटिन्यूसली एनोड की तरफ जाने लग गई, तो वहां पर हमने इस बात को तय किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो ग्लो है मतलब जो भी हमारे पास ग्लो आ रहा है लाइट का, जब एनोड से कैथोड रेस टकरा रही हैं, तो ये ग्लो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो अब ये हमारे पास ग्लो कंटिन्यूस हो गया। ये अच्छा सर, इन सारी बातों से ये कैसे पता कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ही था जिसकी वजह से ये हुआ? बेटा बहुत सिंपल सी जब तुम्हें जवाब देता हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब के चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई। अब फोटोग्राफिक प्लेट का क्या काम होता है? फोटोग्राफिक प्लेट का काम होता है फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट का काम होता है टू डिटेक्ट इनविजिबल रेडिएशन। इसका काम होता है इनविजिबल रेडिएशंस को डिटेक्ट करना। इनविजिबल रेडिएशंस को इसका काम होता है डिटेक्ट करना। ठीक है, जो भी इनविजिबल रेडिएशंस है उनको ये डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने का अमल इसका है फोटोग्राफिक प्लेट का। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, फोटोग्राफिक प्लेट का आपने वो तो देख लिया कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट का यूज क्या है आपके पास। ये मरियम अभी आ रही है टहलते हुए, थी कहाँ इतनी देर से? तो फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात, रेडिएशंस एनोड से निकलकर कैथोड पर जा रही हैं। हमें ये बात बचपन से पता है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, या ये कह लें कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं सर। ठीक है ना, ये तो हमें एक जमाने से पता है सर, तो मैं भी यही कह रहा हूं। अच्छा सर, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ कोई ऐसा पार्टिकल भी तो जा सकता है ना सर जो न्यूट्रल हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है? ऑब्जेक्शन सही है मेरा? यस सर। ठीक है, अच्छा अब लेकिन सर अगर वो न्यूट्रल है तो वो उसकी तरफ क्यों जाएगा? नहीं बेटा, न्यूट्रल तो कहीं भी जा सर सकता है। कहीं भी जाएगा। न्यूट्रल तो कहीं भी जा सकता है, न्यूट्रल के ऊपर कोई रुकावट थोड़ी है, असल रुकावट तो चार्ज बॉडी के ऊपर होती है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से ये सारी चीजें जरा मिटा दूं। अच्छा अब ये न्यूट्रल है या चार्ज, इसको पता करने का एक तरीका इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाए, वो इस तरफ भी जा सकती है, वो इस तरफ भी जा सकती है, वो पीछे भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, हर तरफ जा सकती है ना वो। तो जब एक्सपेरिमेंट के बाद फोटोग्राफिक यस सर। प्लेट को देखा गया तो फोटोग्राफिक प्लेट पर कहीं कोई इंपैक्ट नहीं था, जो इस बात की अलामत है कि ये रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ कहां गई? निकलकर एनोड पर गई। अब एनोड चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाजमी सी बात है अगर ये रेडिएशन सिर्फ एनोड की तरफ गई है तो इसका मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज ही हो सकता है, न्यूट्रल ये नहीं हो सकती।
पॉजिटिव चार्ज आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कभी भी एनोड की तरफ नहीं आता। समझ गए बेटा? यस सर। तो कैसे पता Yes, sir. चला? हमें ये नहीं पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। उस वक्त इसको थोड़ी नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ये कहा गया कि देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। फिर जीजे स्टूनी ने इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉनियन, सॉरी इलेक्ट्रोलियन, इसने नाम दिया था इलेक्ट्रोलियन, इसने नाम दिया था जीजे स्टूनी ने। बाद में सर तो ये इसने नाम क्यों दिया, और मतलब बेटा इसने नाम इसलिए दिया बिकॉज ऑफ ये जो इलेक्ट्रो लफ्ज है ना, ये इलेक्ट्रो लफ्ज तो इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को इंडिकेट करता है ये लफ्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये भाई ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को जहन में लाओ ना, ट्यूबलाइट क्या है, जलती है ना, आपको रोशनी प्रोवाइड करती है। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलियन नाम दिया। इसने कहा कि इस इलेक्ट्रिसिटी की कॉज जो है ना कोई नेगेटिव पार्टिकल, उसने कहा कोई नेगेटिव पार्टिकल है और उसको नाम दिया इलेक्ट्रोलियन। बाद में ये इलेक्ट्रोलियन क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? सर तो सिर्फ नाम दिया है, मतलब नहीं सिर्फ नाम दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, एक्सपेरिमेंट सारा क्रोक्स ने करा। बेटा देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर जाए ना कि असल में किसने की, तो बहुत ज्यादा फसाद मिलेगा आपको तारीख में। मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के हवाले से कई साइंटिस्ट के नाम आपको मिलेंगे। फेरेडे का नाम मिलेगा, स्टूनी का नाम मिलेगा, क्रूक का नाम मिलेगा, थॉमसन का नाम मिलेगा, बहुत सारे लोगों का नाम मिलेगा। लेकिन बेटा इन सब ने, जैसे फेरेडे था, फेरेडे ने कहा कि भाई कोई नेगेटिव पार्टिकल है जो इसका जिम्मेदार है। तो भाई उसने भी तो बेसिकली नेगेटिव पार्टिकल किसको इंडिकेट किया, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फेरेडे ने डिस्कवर किया। जीजे स्टूनी ने ही फेरेडे के काम को आगे बढ़ाया इलेक्ट्रोलिसिस के। उसी ने ही नाम बाद में दिया। उसने कहा भाई ये जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये इलेक्ट्रोलियन है। तो हम कह सकते हैं जीजे स्टूनी ने किया। क्रूक्स ने जो ये डिस्चार्ज ट्यूब क्रिएट की, क्रूक्स के नाम के ऊपर भी हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग गुजरे। वेबर आया, वेबर ने कहा था। हेल्महोल्ट्ज आया, हेल्महोल्ट्ज ने कहा, बात कही नेगेटिव पार्टिकल्स के हवाले से। तो अगर आप तारीख को पढ़ो तो तारीख में कितने ही साइंटिस्ट ने नेगेटिव पार्टिकल की इंडिकेशन दी है। इलेक्ट्रोलियन का लफ्ज जो है वो जीजे स्टूनी ने इस्तेमाल किया, और इसलिए ये एसोसिएट हो गया कि भाई जीजे स्टूनी ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई हम किसी एक साइंटिस्ट का नाम लेकर इसके नाम के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सिर्फ जीजे स्टूनी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में बहुत सारी बातें कही हैं इसके हवाले से। क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। Okay. ठीक सर है। आपसे ये पूछना है कि टेस्ट जो होगा ऑनलाइन, हम्म, तो उसमें 1 चैप्टर के एमसीक्यूज देंगे? हाँ, जो भी आपका जो लास्ट सिलेबस होगा ना, मिस मिशल ने मुझे बताया, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को अभी। ठीक है? अच्छा, इसका एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसकी आगे प्रॉपर्टीज की बात करूं। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। Yes, sir. चलो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो अलग अलग इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते वक्त ना ये भी देखा कि गैस का प्रेशर अलग अलग हो। जब नॉर्मल प्रेशर था गैस का, यहाँ पर अगर गौर करो तो जब गैस का नॉर्मल प्रेशर था, तो नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस क्या होती हैं, याद रखना हमेशा, पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब जैसे जैसे उसने प्रेशर को कम किया ना, वैक्यूम पंप उसने लगाया इसीलिए था कि वो गैस के प्रेशर को कम कर सके। तो जैसे जैसे वो प्रेशर को कम करता गया, तो 10 टॉर पे उसने, मतलब मुख्तलिफ इसको रिजल्ट्स मिले। 0.001 टॉर पर क्या हुआ, ट्यूब बिगिंस टू ग्लो विद ग्रीनिश और ब्लूइश लाइट, मतलब ग्रीन या ब्लू कलर की लाइट में आना शुरू हो गई। डार्क स्पेस इंक्रीजेज इन साइज एंड वाइल द होल ट्यूब, यानी कि जो ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब जो थी, उस डिस्चार्ज ट्यूब में इस प्रेशर के ऊपर अंधेरा ही रहा, कुछ नहीं हुआ। 0.1 पे जो है वो
ये जो कैथोड थी, इस कैथोड से थ्रेड की तरह छोटी छोटी सी रोशनियां निकली, यानी कि रेडिएशन जब ये निकली तो ये थोड़ा सा इसने ग्लो प्रोड्यूस किया, परमानेंट ग्लो नहीं था। परमानेंट ग्लो हमें मिला है 0.001 टॉर पर, ठीक है ना, यानी ये सर 0.01 मतलब 0.01 नैनोमीटर जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये वही है इस प्रेशर पे। यानी कि गैस का प्रेशर आसान लफ्जों में अगर बात करें कम होना चाहिए, रिड्यूस प्रेशर के ऊपर ही जो है वो कंडक्ट हो सकती है, उससे ज्यादा पे नहीं हो सकती। आसान लफ्जों में इतनी सी बात है, ठीक है। सर ये डार्क स्पेसेस क्या यस है? सर। डार्क स्पेस अंधेरे सर को इससे कहते हैं। कम भी हो सकता है हाँ 0.001 से। जी, लेकिन उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या है ये नहीं पता। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल कैथोड टू एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये बात तो हमें नजर भी आ रही है। अगर कोई हमें ना भी बताए तो हमें पता है कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। अच्छा, मटेरियल सर रिप्रोड्यूस, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ आपने बोला कि एनोड से अच्छा वो मुंह से उल्टा निकल गया होगा बेटा, कैथोड से एनोड जा रहे हैं, सही पकड़ा आपने, जी सर, ओके। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि मटेरियल रेज प्रोड्यूस शार्प शेडोज। अगर इनके रास्ते में, मतलब ये रेडिएशंस जो आपको पता है कि ये रेडिएशंस बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, रेडिएशंस ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, है ना, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। ग्लो का मतलब है रोशनी। अब इन रोशनियों की किसी भी रोशनी के रास्ते में अगर मैं मटेरियल, किसी मटेरियल को प्लेस कर दूं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पंखा प्लेस किया गया है, तो उस मटेरियल के उस पर्टिकुलर पंखे का या उस पर्टिकुलर चीज का जो शेडो है वो हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक शेडो नजर आ रहा होगा, ये शेडो बना हुआ है। अभी भी हमारे घर में भी अगर लाइट जल रही होती है और लाइट के आगे हम अपना हाथ रखें तो हमारे हाथ का शेडो बनता है। तो ये एक बात कही गई, ठीक है। इसके बाद इसकी अगली, ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल पिक्चर है, जरा इसको देखो। इस पिक्चर से आप बेहतर अंदाजा कर सकते हो, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की जेन्युइन एक्सपेरिमेंट वाली पिक्चर है। एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जब इसके रास्ते में देखो यहाँ पर एक छोटा सा पंखा रखा गया, बहुत ही लाइट सा, तो ये ग्लो जो भी प्रोड्यूस हुआ इस रेडिएशन की वजह से, इस पंखे का यहाँ पर देखो पीछे की तरफ क्या आ रहा है, ये शेडो आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये बात अंदाजा हुई कि जो रेडिएशंस है ये मटेरियल नेचर की है, क्योंकि बेटा जो सर रेडिएशन, यहाँ ग्रीन लाइट हुई है, वाइट नहीं हुई हाँ तो मैंने कब ग्लो। कहा कि वाइट होगी। सर नहीं, आप ट्यूबलाइट की एग्जांपल दे रहे थे तो अरे मुझे लगा वाइट होगी। ट्यूबलाइट मॉडिफाइड फॉर्म है बेटे, तो ग्रीन या ब्लूइश लाइट निकलती है इसमें से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दूसरा जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई ये जो है ग्लो प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से इसका शेडो आ गया, सही है। आगे चल रहे हैं, अब देखो ग्रीन लाइट ही जल रही है। अच्छा, ये जिस भी चीज से टकराते हैं ना, जब ये रेडिएशन टकराती है, ट्यूबलाइट थोड़ी देर तक जलती रहे, उसके बाद ट्यूबलाइट की जो बॉडी होती है, ग्लास बॉडी, अगर उसको हाथ लगाओ तो कैसा फील होगा, गर्म होता है। गर्म होती है ना। यानी कि जिस भी चीज से ये रेडिएशन टकराती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्या ख्याल है। यस सर। जिस भी चीज यस से ये सर। रेडिएशन टकराएंगी उससे उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। इसका मतलब दीज रेडिएशंस कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी। इन रेडिएशंस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी ये किसी चीज की जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है कि किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा, इनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी से हम एसोसिएट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, बहुत सिंपल सी बात है। एक छोटा सा पंखा जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में रखा गया, जैसे यहाँ देख रहे हो। जब डिस्चार्ज ट्यूब में से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ रेडिएशंस गई तो ये पंखा अपनी जगह पर रोटेट होने लग गया। देखो, पंखे को रोटेट करने के लिए कोई ना कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। यहाँ पर फोर्स कहाँ से आई, हवा है नहीं, वैक्यूम कर चुके हैं हम, हवा है नहीं, तो फोर्स कहाँ से आई, फोर्स यकीनन कैथोड से आई, ठीक है। तो कैथोड रेज से फोर्स आई, तो ये आपके पास इन इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन रेडिएशंस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है। बेटा याद रखना, किसी चीज के अंदर अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो दो काम कर सकता है।
टकराने पे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा सकता है या किसी चीज को एनर्जी प्रोवाइड करके मूव करवा सकता है, मैकेनिकल एनर्जी। सही है? सर ये बात प्लीज रिपीट कीजिएगा। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी दो काम कर सकती है। क्या दो काम कर सकती है? एक तो वो किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है, जैसे कि ये ट्यूबलाइट में जब ट्यूबलाइट की बॉडी से ये रेडिएशंस टकराती हैं तो क्या होता है, ट्यूबलाइट की बॉडी गर्म हो जाती है ना। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी भी दे सकते हैं, यानी कि मूवमेंट करवा सकते हैं किसी चीज की। भाई सिंपल सी बात है, मैं सीधा सीधा खड़ा हुआ, तुम भागते हुए आओ मुझसे टकरा जाओ, क्या होगा? आप गिर जाएंगे। मैं गिरूंगा। क्यों आपको गिरा? धक्का लगेगा। बिल्कुल मैं गिरूंगा या मुझे धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी थी, जब तुम मुझसे टकराई तो अपनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तुमने मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी मूवमेंट में आई, और इसी मूवमेंट को कहते हैं मैकेनिकल मूवमेंट या मैकेनिकल एनर्जी की वजह से मूवमेंट में आई। क्लियर? यस सर। अरे ये आखिरी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजेदार पॉइंट, लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं इसको तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। खैर फिर भी सुन लो। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा कमाल जो मेरे ख्याल से इनका है, जे थॉमसन का, वो अब मैं आप लोगों को बताने चला हूँ। एक चीज होती है बेटा जिसे हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो। इलेक्ट्रॉन का इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो बताया था, यानी कि E/m का रेशियो वो था 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम। और ये इतनी ग्रेटनेस क्यों है सर? इस बात में आप इतना इनको प्रेज कर रहे हैं बेटा, बहुत मुश्किल बात होती है। 6/2 आंसर बताओ जल्दी से। 3 3 हो गया, ठीक है सर। 2/2 आंसर बताओ बेटा जल्दी से। 1 1 A/B आंसर बताओ जल्दी से। पता नहीं। क्यों पता नहीं भाई? पता वैल्यू नहीं। बताओ, वैल्यू चाहिए मुझे। A/B। नहीं नहीं, वैल्यू चाहिए, वैल्यू। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? A/B A बताना डिवाइडेड है। बाय B आंसर बताओ। C हो जाएगा। नहीं। मतलब कोई वैल्यू होगी ना C। क्या? हाँ भाई, इंजीनियरिंग वालों क्या होगा आंसर? A equals to B। A=B। ये मेडिकल वाला था कोई? नहीं, नहीं सर, ये इंजीनियरिंग वाला। इंजीनियरिंग वाली थी। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो बेटा। A/B का कोई आंसर नहीं होगा ना, वेरिएबल है सर। सर यस सर, यही तो कह रही हूँ, वेरिएबल कोई का C यस आंसर सर। होगा। वेरिएबल का कांस्टेंट आंसर कभी हो ही नहीं सकता सर, है ना? जी। अच्छा, जी। जे थॉमसन ने जिस वक्त चार्ज टू मास रेशियो बताया था ना इलेक्ट्रॉन का, उस वक्त ना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था ना ही इलेक्ट्रॉन का मास पता था, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी। कैसे बता दी? सर कैसे? ये ऐसे किया। ये इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें ये थी कैथोड प्लेट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है कैथोड प्लेट, और एनोड में इसने इन्होंने एक सुराख किया, और इसके आगे इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। इस तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई, इस तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दी। जब ये कैथोड रेज एनोड के पास आई तो एनोड में चूंकि सुराख था, तो ये कैथोड रेज एनोड के अंदर से पास हो गई। जैसे ही पास हुई तो ये कहाँ दाखिल हो गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होने की वजह से क्या हुआ? ये इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर नेगेटिव चार्ज था, ये बेंट हो गई इस तरफ, इस तरीके से ये इस तरफ बेंट हो गई। अब ये अपने रास्ते से कितना भटकी, उन्होंने उसका कैलकुलेट किया रेडियस। फिर उस रेडियस की मदद से कोई 2 पेज की डेरिवेशन करी, और उस डेरिवेशन से इन्होंने इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को निकाला। और फिर 1909 में जब मेलिकन नाम के सर ये नीचे साइंटिस्ट की ने, वजह से बैंड क्यों नहीं हुई, ऊपर ही क्यों हुई? बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो नीचे बैंड कैसे होगी? नीचे तो नेगेटिव प्लेट है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। 1909 में मेलिकन नाम के साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज डिस्कवर किया, जो कि होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19, और उसी वक्त उसने फिर मास भी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, जो कि होता है 9.11 एक्सपोनेंट -28। जब इन दोनों को डिवाइड किया गया तो आंसर जो आया वो वही था जो
थॉमसन ने बताया था 1.758 एक्सपोनेंट 8 वही था। इस एक्सपेरिमेंट की मेरी नजर में सबसे बड़ी ग्रेटनेस तो यही है। तो सर फिर उन्हें तो नोबेल प्राइज मिला होगा। तो थॉमसन नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ही है। अच्छा। और कोई बात? नो सर। और सिर्फ वो जो थॉमसन ही नहीं, थॉमसन के बहुत सारे स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज विनर हैं।